तो कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर नीरू स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर चैप्टर्स बाय चैप्टर्स विद डॉक्टर नीरू धामा। चलिए करते हैं शुरुआत। बच्चे आज तक हमने क्या पढ़ लिया है? स्पेसिफिकली इंटरनेशनल बिजनेस की बात करूँ तो हमने यूनिट 3 का भी पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसी का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है जी। क्या पढ़ेंगे इसमें? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इससे रिलेटेड कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो बेटा याद रखना इम्पॉर्टेंट यूनिट है। मैं आपको यहाँ अपनी साइन करके दे रही हूँ। ये बच्चे 9 मार्क का क्वेश्चन 100% आता ही आता है। बट इज इट ओनली 9 मार्क? नो, 9 + 9 समटाइम्स 18, समटाइम 9 + 6.5, समटाइम्स 9 + 5 मार्क्स। इस तरह से इनके कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो आपको किसी भी तरह से इस चैप्टर को नहीं छोड़ना है। स्टडी मटेरियल में से क्या आपको पढ़ना है या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स मूव अहेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो बच्चे सबसे पहले डेफिनेशन को समझेंगे। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि आपके लिए इंटरनेशनल बिजनेस में बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट पहली बार पढ़ा है? जवाब है नहीं, इससे पहले भी कई बार हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट का जिक्र किया है और पढ़ा है, सुना है। लेकिन क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट, या इस चैप्टर में हम स्पेसिफिकली क्या देखने वाले हैं? तो यहाँ देखेंगे, हम उसका कंसेप्ट समझेंगे, सिग्निफिकेंस देखेंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखेंगे, इसके साथ साथ इसके क्या मेजर कंपोनेंट्स है वो देखेंगे। स्टार मार्क करें, इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द कॉजेज एंड मेजर्स टू ओवरकम द डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। ठीक है बच्चे, ये आपका अपने आप में 18 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। कंपोनेंट्स का अगेन 9 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन का 9 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना है। क्या है? तो बच्चे सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी अबाउट द बीओपी। क्या होता है बीओपी? बेटे बीओपी को हम ऐसे समझेंगे, बीओपी आपका एक ऐसा अकाउंट है, ओके ये दिख नहीं रहा है, तो बीओपी आपका ऐसा एक अकाउंट है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ सिर्फ वैसे सुनना है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर नोट्स बनाने हैं प्लीज डू इट, दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम। तो बीओपी एक ऐसा अकाउंट है जहां आप रिकॉर्ड करते हैं एक किसी इकोनॉमी की ट्रांजैक्शंस, किसी एक इकोनॉमी की ट्रांजैक्शन किसके साथ? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। ठीक है, आप क्या करते हैं? अपनी इकोनॉमी की ट्रांजैक्शन किसके साथ? विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उन सबका एक रिकॉर्ड जिस एक बुक में, एक अकाउंट में रखा जाता है, उसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बच्चे यहाँ पे ना दो टर्म आती है इस चैप्टर में, उसके बारे में जिक्र नहीं है, तो इसलिए मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ। इसमें बेसिकली आप रखेंगे क्या? अब मैं कह रही हूँ एक किसी देश की किस तरह की ट्रांजेक्शन हो सकती हैं किसी दूसरे देश से या पूरे वर्ल्ड से। लेट्स सपोज पूरा वर्ल्ड है, इससे किस तरह की ट्रांजेक्शन हो सकती है। जी हमने पढ़ा था इंटरनेशनल बिजनेस में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो इससे कोई ट्रांजेक्शन होती हैं? बिल्कुल होती हैं। तो क्या सिर्फ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है? नहीं नहीं, कई बार ऐसा होता है कि वर्ल्ड ना हमें एड कर रहा होता है। किस तरह से एड कर रहा होता है? फाइनेंशियल एड कर रहा होता है। अच्छा क्या करता है उसमें? उसमें वो भेजते हैं जी यूनिलेटरल ट्रांसफर। क्या होते हैं जी यूनिलेटरल ट्रांसफर? तो बेटा ये ऐसे ट्रांसफर है जिसमें यूनि मतलब वन साइड ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा यूनिलेटरल या वन साइड ट्रांसफर क्यों होगा? बच्चे अब इमेजिन करो एक सिचुएशन, फिर से भाई थोड़ा सा कलर बदलेंगे और स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। लेट सपोज देर इज अ पर्सन कॉल्ड पर्सन ए, ही वेंट टू यूएसए, राइट। बट जो उसके बूढ़े माँ बाप हैं वो भी बैठे हुए हैं इंडिया में, राइट। लेकिन वो कहाँ पे है? यूएसए में। तो क्या वो अपने पापा मम्मी के लिए कुछ पैसे भेजता है? यूजुअली केस में यस। तो अब उसने पैसे भेजे हैं अपने मम्मी पापा के लिए इंडिया में। लेकिन एक बात बताइए, क्या मम्मी पापा उसका इंटरेस्ट या वापस उसको देंगे क्या? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि केवल एक साइड से तो पेमेंट हो गई, लेकिन ये पेमेंट वापस नहीं जा रही। तो ऐसी पेमेंट्स को जो कि सिर्फ वन साइडेड होती है उनको हम बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ठीक है बच्चे, हर तरह से हो सकता है। कई बार क्या होता है, वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ जैसे बड़े इंस्टीट्यूट भी भारत को पैसा दे रहे होते हैं, राइट। तो क्या
इन पैसों को भी भारत वापस करता है। अगर ये पैसे एड की तरह है तो नहीं करता, अगर लोन लिया है तो करना पड़ेगा। तो अगर एड की तरह दिया जाता है तो, अगर एड की तरह दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर। ठीक है बेटा जी, समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। अब मैंने बोला था एक और टर्म है जो कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर एसएलएम में उसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन है। क्या है बच्चे? एक होता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक होता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बहुत बड़ा एक से अकाउंट है जिसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है बीओटी का, बैलेंस ऑफ ट्रेड का। नाम ही क्या है? ट्रेड। यहाँ पे तो सारी पेमेंट्स आ गई। पेमेंट मतलब जितनी भी पेमेंट हुई है सब, चाहे उधर से इधर से, उस पेमेंट का रिकॉर्ड रखेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है? टी है। टी स्टैंड फॉर ट्रेड, कि जो सिर्फ ट्रेड का काम होगा वो हम देखेंगे। अच्छा, ट्रेड में क्या होता है? मेजरली होता है बेटे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। तो एक ऐसा अकाउंट जो सिर्फ भारत का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट मैनेज करता हो, उस अकाउंट को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। इज इट अ पार्ट ऑफ बीओपी? ऑब्वियसली इट इज अ पार्ट ऑफ बीओपी, इट इज द पार्ट ऑफ बीओपी। मैंने ये सब पढ़ लिया, सब समझ में आ गया कि बीओटी जो है बीओपी का पार्ट है, और बीओटी सिर्फ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। ये भी समझ लिया कि आपका जो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होती हैं वो क्या होती है, सब समझ लिया। लेकिन अभी तक बीओपी का कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा। बीओपी अभी भी नहीं समझ में आ रहा क्या है। हालांकि यहाँ पे मैंने लिखने का कोशिश करा कि बीओपी एक ऐसा अकाउंट है जो रिकॉर्ड करता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को with the rest of the world in a specific period of time, in a specific period of time। ठीक है जी, लेकिन थोड़ा सा और समझा दो मैडम, समझ नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझाते हैं। बेटा यहाँ से उठाओगे आप डेफिनेशन, ये जो पर्टिकुलर लिखा हुआ है यही है आपकी डेफिनेशन। क्या कह रही है डेफिनेशन? ध्यान से पढ़ेंगे तो बच्चे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहाँ से एक एक चीज हम रीड करते हुए चलेंगे। ये देखो, balance of payment is a statement that summarize a country's economic transactions with other countries of the world during a specific period of time। समझ में आ गया? ये एक ऐसा बही खाता है जो किसी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए एक कंट्री में कितनी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, एक कंट्री में कितनी ट्रांजेक्शन हो रही हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये सब देखता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ में आ गया जी? बिल्कुल समझ में आ गया। आरबीआई कहता है, मेरी तरफ से भी सुन लो, मैंने भी कुछ बोला है जी, बताइए क्या बोला है। आरबीआई कहता है बीओपी कैसी स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट है जो सिस्टमैटिकली समराइज करती है किसको? फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। क्या? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ एन इकोनॉमी, किससे? विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आ गया? यही डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आपको एकदम कहते हैं ना, दो डेफिनेशन दी हुई, एक आरबीआई ने अलग दिया, और दोनों याद कर लो। लर्न इट एज दे आर actually very important। ठीक है? and those of the topics on which I'm putting the extra emphasis, और ज्यादा मैं बोल रही हूँ कि उनको पढ़ लेना, so please do it, it will going to help you out for sure। आगे बढ़ते हैं। now I'm moving to the IMF definition। बच्चे IMF definition से पहले ये समझो कि IMF है क्या। हमने ट्विन सिस्टर्स के बारे में सुना है, ग्रह वाले नहीं, यहाँ पे बेटा दो संस्थाएं हैं, एक है आपका वर्ल्ड बैंक और एक है आपका IMF, राइट। पर ये क्या है और करते क्या हैं, इसको समझेंगे अब डिटेल में। हालांकि इनके लिए अलग से एक चैप्टर है, तो डिटेल में समझने से बेहतर है कि इनके की पॉइंट समझ लें। बेटा जो वर्ल्ड बैंक होता है ना, इसका मेजर फोकस है पॉवर्टी रिडक्शन। इसलिए ये क्या करता है कि जितने भी गरीब देश हैं उनकी सहायता करने के लिए जितना भी इससे बनता है उतना ये हेल्प करता है। IMF क्या करता है जी? ये भी एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये काम करता है बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम को खत्म करने में, डिसइक्विलिब्रियम को मैनेज करने का काम किसका है? IMF का। तो जी किसका बीओपी ठीक करता है? महाराज ये हर किसी का बीओपी ठीक करेगा जो जो इस IMF की बॉडी के मेंबर हैं उन सबका। कैसे ठीक करेगा जी? जी ऐसे करता है कि लेट सपोज अगर किसी की कंट्री में, अच्छा बीओपी डिसइक्विलिब्रियम होगा कैसे? बेटा मैंने बताया अकाउंट और डबल एंट्री सिस्टम पे अकाउंट चलता है।
तो इसमें भी डेबिट और क्रेडिट होंगे, राइट। तो अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गए तो क्या हो गया जी, इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। व्हाट इफ अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं हुए, तो कंडीशन बनेगी या तो डेबिट ज्यादा होगा क्रेडिट से, या क्रेडिट ज्यादा होगा डेबिट से। व्हाट इफ अगर डेबिट ज्यादा हुआ क्रेडिट से, तो बच्चे अगर डेबिट ज्यादा होता है तो आपका होता है डेफिसिट, ये तो हम अकाउंट्स में पढ़ते हुए आए हैं। और अगर क्रेडिट ज्यादा होता है तो आपका होगा सरप्लस, राइट। अगर डेबिट ज्यादा हुआ तो डेफिसिट और क्रेडिट ज्यादा हुआ तो सरप्लस। ठीक है जी, समझ में आ गया। लेकिन अंततः है क्या, डिसइक्विलिब्रियम। तो बेटा इन दोनों ही सिचुएशन में, जब डेबिट ज्यादा होता है क्रेडिट से या क्रेडिट ज्यादा होता है डेबिट से, दोनों ही सिचुएशन डिसइक्विलिब्रियम की है। 98% केस होते हैं कि ये वाली सिचुएशन बने जिसमें जनता को हमेशा डेफिसिट ही हो रहा होता है, ना कि सरप्लस। ठीक है जी, समझ गए। इस डेफिसिट को कैसे कम करता है, फिर आईएमएफ देती है बेटा, लो थोड़ा सा लोन लो और अपने देश को सुधारो। डेबिट ज्यादा कैसे हो रहा है, ऑब्वियसली इंपोर्ट ज्यादा कर रही होगा देश एक्सपोर्ट के मुकाबले में। तो देगी, आईएमएफ कहता है कि लो एक बार मेरे से पैसे ले लो, मेरे से लो आराम से पैसे, और अपने देश की ही जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करो या काम करो उस पर, ताकि आपको इम्पोर्ट कम से कम करना पड़े। और जैसे इम्पोर्ट कम हुआ तुरंत आपको पता है ना सिचुएशन कैसी आ जाएगी, सिचुएशन आ जाएगी ये वाली इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन। ठीक है बेटे, यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। तो इसलिए हमें आईएमएफ को पढ़ना तो जरूरी है, क्योंकि आईएमएफ ही एक्चुअली बीओपी के बारे में बात करता है और बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम को मैनेज करने का काम करता है। तो आईएमएफ का सुनना हमें जरूरी है। क्या कहता है, तो आईएमएफ ऑब्लिगेशन balance of payment manual describe the concept of balance of payment as follows. For it, it is the statistical statement for a given period of time. आप कह रहे हो सब तो यही बोल रहे हैं, ये एक statistical statement है या एक ऐसी statement है जो समराइज करती है किसी भी देश की ट्रांजैक्शन को किसी भी दूसरे देश से या पूरे वर्ल्ड से, राइट, किसी सीमित समय में। ठीक है, वही ये वही बोल रहे हैं। इट इज स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट फॉर अ गिवन पीरियड शोइंग व्हाट, क्या शो कर रहा है, ट्रांजैक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनकम बिटवीन एन इकोनॉमी एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेटा वही बात हो रही है बार बार, change of ownership, other change in a country's monetary gold, special drawing rights and claim on and liability to the rest of the world। कि भैया अगर आपने कोई लोन लिया है तो, बिकॉज बीओपी अकाउंट के सारे कंपोनेंट का पार्ट है, तो उसमें जो भी चीजें हैं वो सभी देखेंगे। तीसरा इन्होंने बताया यूनिलेटरल ट्रांसफर का, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कभी भी जब बेटा एक साइड से पेमेंट होती है और वो वापस नहीं जाती, उसको हम यूनिलेटरल ट्रांसफर बोलते हैं। घर में आपको पॉकेट मनी मिलते हैं, क्या आप वापस देते हैं क्या, कि लो भैया आपने पॉकेट मनी दी थी 20 रुपए, लो 20 रुपए वापस ले लो मेरे से, नहीं होता ना। वो खर्च करने के लिए मिलते हैं, वो यूनिलेटरल ट्रांसफर है। तो ऐसे बाहर से भी यूनिलेटरल ट्रांसफर आता है। तो क्या केवल यही आता है क्या, तो क्या केवल सिर्फ घर के बच्चे भेजते, जवाब है नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे और फंडिंग एजेंसीज है जो एनजीओ को भी फंड करती है। इसलिए आपने एक्ट सुनी होगी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसमें इन चीज को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट काम करती है। तो बेसिकली क्या होता है, फॉरेन से जो फंड आता है उसका भी, वो भी यूनिलेटरल ट्रांसफर का रूप है, क्योंकि उसको आपको वापस नहीं करना है। ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आ गया इतनी सी बात। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। बीओपी समझ में आया क्या है, बिल्कुल जी समझ में आ गया। अच्छा क्या है बीओपी, डिसइक्विलिब्रियम समझ में आ गया। आईएमएफ क्या है, समझ में आ गया। अब क्या और अगली चीज आपको समझनी है, तो अब देखते हैं बेटे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बेटा, पढ़ लेना काम आ जाएंगे। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने, सिर्फ नाम भी पढ़ लोगे, नाम भी याद कर लोगे इनके हेडिंग्स को, उतना बहुत है। उसके बाद आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि बहुत भी कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। क्या बोल रहा है बेटा, ये ना समरी है, हमें अब पढ़ी लिखी इतनी बार। समरी होती है, किसको फॉलो करते, डबल एंट्री बुक सिस्टम को फॉलो करते, डेबिट और क्रेडिट होता है इसके अंदर। 10 बार बता दी बात, ठीक है। दूसरा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती है बेटा, आपको पता होगी, एक ट्रांजेक्शन होती है इकोनॉमिक और एक होती है नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक मानी जैसे कि मम्मी के साथ जो भी, लेट्स सपोज मम्मी घर पे काम करती है, तो क्या हम बदले में उनको प्रेज नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। लेकिन क्या हम पैसे दे रहे हैं, जवाब है नहीं। तो ये ट्रांजेक्शन तो हो रही है, मम्मा ने काम करा और हमने उनको प्रेज करा, लेकिन यहाँ पे पैसा कहीं इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे मम्मी घर की सफाई कर रही होगी या मम्मी कहीं गार्डन में काम कर रही है, अगर इसको कोई और करता तो पैसे लगते क्या, जवाब है बिल्कुल लगते हैं, हमें देने पड़ते हैं। लेकिन अभी माँ कर रही है काम, तो बिल्कुल पैसे नहीं लेंगी। इसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जिसमें पैसे लगते हैं। अगर घर पे ट्यूशन टीचर आ रही है, पढ़ा के जा रही है, तो ट्यूशन टीचर आपसे पैसे लेगी। लेकिन अगर माँ पढ़ा रही है तो पैसे नहीं लेगी। तो ट्यूशन टीचर ने जो पैसे लिए वो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो माँ ने पैसे नहीं लिए वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसके साथ होती है जी, ये पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होती है। ठीक है जी, समझ में आ गया। इसके बाद क्या है, फ्लो स्टेटमेंट है बेटा। देखो दो तरह की स्टेटमेंट होती है, एक होती है फ्लो स्टेटमेंट और एक होती है आपकी एक्चुअल, मतलब जो होती है ना ऑन अ पर्टिकुलर डेट वाली स्टेटमेंट होती है।
जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं, पता है ना, लिखते हैं हम एट 31 मार्च 2026 या 2025। लेकिन अगर ये वही P&L अकाउंट बनता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, फॉर द पीरियड, राइट। कारण क्या होता है बेटा, पूरे साल में क्या हुआ वो रिकॉर्ड होता है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर डेट पे भारत की क्या स्थिति है वो। गॉट इट। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी। डिफाइनाइट टाइम पीरियड हमने पहले ही बता दिया कि ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा। तो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम भी होता है, बिल्कुल ठीक बात है। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, हमने पहले ही बता दिया। अगर आप किसी को अकाउंट कह रहे हो, अगर आप किसी को अकाउंट कह रहे हो तो ऑब्वियसली वो डेबिट और क्रेडिट तो है ही। चलिए जी, हिस्ट्री क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो सिग्निफिकेंस क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट के, पढ़ लेना अगर मन करे तो, कोई भी काम का ऐसा इसमें नहीं है। क्या काम का है उसमें आता है बेटा आपका एक कंपोनेंट। ये काम का है क्या, बिल्कुल काम का है। क्या काम का है जी इसमें, देखो बेटे, आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में ना 4 मेजर कंपोनेंट है, ठीक है, बिल्कुल है जी। क्या क्या है, पहला है करंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट, पढ़ेंगे सबको क्या है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। उसके अलावा तीसरा है आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर, और इसके बाद है आपका ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, क्या है और कैसे काम करता है समझेंगे एक एक को। क्या ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, आइदर इट इज करंट, कैपिटल, यूनिलेटरल और ऑफिशियल, ये सारा का सारा आपको पढ़ना है। ठीक है जी, पढ़ लेंगे जी। समझते हैं, सबसे पहले आता है करंट अकाउंट पे। बेटा जो आपका करंट अकाउंट है, सही हुआ क्या, देखो मैंने कहा जो बीओपी है, मैंने क्या बोला, जो बीओपी है ये तो समरी है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है जी, लेकिन फिर ये क्या है, ये बेटा इस बीओपी के कंपोनेंट है 4। इसमें पहला क्या है, करंट अकाउंट। ठीक है जी, करंट अकाउंट भी फिर से ऐसे बना दो, यहाँ आप क्या आएंगे इम्पोर्ट, यहाँ आप क्या आएंगे एक्सपोर्ट। लेकिन किसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, बेटा दो चीजों का, पहले गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन बीओपी में उसको क्या बोलते हैं बेटा, गुड्स क्या होता है जिसको आप टच कर सकते हैं, टेंजिबल हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं विजिबल आइटम। और इसको क्या बोलेंगे आप, इसको हम बोलेंगे इनविजिबल आइटम। सर्विसेज को क्या बोलेंगे, इनविजिबल आइटम। तो देखो पढ़ो क्या है, करंट अकाउंट इंक्लूड ऑल द ट्रांजेक्शन दैट इंक्रीज और डिक्रीज द कंट्रीज नेशनल इनकम। इट कंसिस्ट 2 मेजर ग्रुप ऑफ आइटम। क्या क्या नाम है, पहला है विजिबल, विजिबल और मर्केंडाइज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, मतलब कि गुड्स का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। ठीक है, और दूसरा क्या, इनविजिबल और सर्विस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, मतलब कि सर्विसेज का। तो कैपिटल अकाउंट क्या कर रहा है बेसिकली, जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का ध्यान कौन रख रहा है, आपका करंट अकाउंट रख रहा है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये कुछ कुछ उनके ट्रांजेक्शन है। तो क्या सिर्फ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं जी, सिर्फ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है तो क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। लेकिन इसमें थोड़े से और भी ट्रांजेक्शन है, जैसे कि आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, डिविडेंड पे कर दिया, सैलरी दे दी, वो सब भी। किसको दिए पर सैलरी, फॉरेन लोग, क्योंकि अगर यहाँ दोगे तो बीओपी में काम नहीं आएगा। बीओपी में कौन सा काम आता है, जो कि आपके देश से किसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, वो काम आती है आपकी यहाँ पे। अच्छा क्रेडिट में क्या आएगा बेटा, क्रेडिट में वही सबसे पहले गुड्स, सर्विसेज, सर्विसेज का एक्सपोर्ट, इसका एक्सपोर्ट, पता नहीं ये प्लस है और ये माइनस है। इंपोर्ट में पैसे देने पड़ते हैं और क्रेडिट में पैसे मिलते हैं। इसके अलावा अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ, अगर हमने किसी को लोन दिया था, डिविडेंड रिसीव हुआ अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, सैलरी हमें मिली अगर कोई, अगर हम बाहर कुछ काम करके आए हैं तो ये सारे इसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली। तो ये तो आपका करंट अकाउंट हो गया। अच्छा कैपिटल अकाउंट क्या कर रहा है फिर जी, कैपिटल अकाउंट के अपने आप में 3 अकाउंट है, यहीं से पढ़ेंगे। कैपिटल अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पर। अच्छा जो मैंने अभी ऊपर स्क्रॉल करा है बेटा, सिर्फ रीड कर लेना, जो बेसिक चीजें वो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, आई डोंट थिंक इट इज मच नीडेड नाउ। तो अभी जितना समझा रही हूँ सब उसको बहुत ध्यान से सुन लो, एक बार रीड कर लो, मोर देन इनफ। ठीक है जी, कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। कैपिटल अकाउंट में आपके 3 मेजर अकाउंट आते हैं, प्राइवेट कैपिटल, बैंकिंग कैपिटल, ऑफिशियल कैपिटल। नाम ही बता रहा है प्राइवेट कैपिटल, मतलब क्या हो गया, द प्राइवेट अकाउंट इंक्लूड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजेक्शन। अच्छा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या होती है, शॉर्ट टर्म होती है बेटा जो 1 साल से कम हो, लॉन्ग टर्म होती है जो 1 साल से ज्यादा हो। ठीक है जी, समझ में आ गया। ये है आपके प्राइवेट अकाउंट। लेकिन इसमें होता क्या है बेटा, इसमें आपकी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, जो कोई इंडिविजुअल या इंडिविजुअल कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट्स करती है या डिपॉजिट करती है या लोन देती है, वो सब यहाँ पे आ जाते हैं।
ठीक है जी। लोन देने की बात कर रही हूँ बेटा, इंटरेस्ट की बात नहीं कर रही, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, हालांकि ये एमसीक्यू नहीं होगा, बट स्टिल यू शुड हैव सम आइडिया ऑफ इट, राइट। अब दूसरा होता है आपका बैंकिंग। बैंकिंग में क्या है बेटा, बैंकिंग में आएगी जितने भी बैंक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, किससे, विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ठीक है, क्या कह रहा है, बैंकिंग इंक्लूड मूवमेंट इन द एक्सटर्नल फाइनेंशियल एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक विच आर ऑथराइज्ड टू डील इन द फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है जी, समझ में आ गया क्या कह रहा है। फाइनेंशियल एसेट्स के साथ डील करने का काम जो करता है वो आपके जितने भी बैंक्स ने जो भी फॉरेन एक्सचेंज में काम किया है, उन सब का काम, उन सब की ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड होंगी। अब बात करते हैं ऑफिशियल कैपिटल। नाम ही ऑफिशियल बता रहा है, मतलब इसमें किसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होल्डिंग इन फॉरेन करेंसी एंड स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स विद द गवर्नमेंट। मतलब बेटा देखो, हमेशा याद रखना, कोई भी बैंक है किसी भी कंट्री का, वो ना आपकी फॉरेन करेंसी का एक रिजर्व बना के रखता है, एक। तो यहाँ पे ऑफिशियल कैपिटल अकाउंट में उसके साथ जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो सारी इसमें आएंगी, राइट। उसमें एक नाम आता है एसडीआर का, स्पेशल ड्रॉइंग राइट। होता क्या है इसको समझेंगे आईएमएफ वाले चैप्टर में, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये सारे ट्रांजैक्शंस कहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं, आपकी ऑफिशियल कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या हुआ, प्राइवेट हुआ, बैंकिंग हुआ और ऑफिशियल हुआ। आपके करंट अकाउंट में क्या था, करंट अकाउंट में आपका एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव, मतलब एक जगह तो आपका विजिबल आइटम्स का था और एक जगह इनविजिबल आइटम का। आते हैं तीसरे कंपोनेंट की तरफ। तीसरा कंपोनेंट क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट। कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं, आपको पता है अगर वन साइड ट्रांसफर हो रहा है विदाउट एनी पेमेंट और आप बदले में कुछ भी नहीं दे रहे, विदाउट एनी कंसिडरेशन पर से, वुड बी कंसिडर्ड एज यूनिलेटरल ट्रांसफर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे कंपोनेंट की तरफ। वो क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफर के बाद आता है आपका ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। इसमें क्या होता है बच्चे, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रिजर्व करके रखती है कोई भी, लेट सपोज अगर ये आरबीआई है तो ये रिजर्व करके रखता है कुछ, लेकिन उस कुछ में आता क्या है बेटा, उसमें आती है आपकी फॉरेन करेंसीज, मतलब डॉलर, येन, यूरो, पाउंड एंड मेनी अदर थिंग्स, राइट। ये सब किस में आती है, आपकी फॉरेन करेंसीज का पार्ट है। आरबीआई हमेशा इनको अपने पास कुछ 1% का रिजर्व रखता है। कारण क्या है, और क्या सिर्फ ये रखता है, नहीं ये नहीं रखता, इसके अलावा और भी चीजें रखता है जैसे कि गोल्ड वगैरह। तो रखता क्यों है पहले मैं ये बता दूं बेटा, ये रखते हैं इमरजेंसी के लिए, इन केस अगर देश में युद्ध छिड़ जाए, ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए जहाँ काल पड़ जाए, कुछ भी ऐसा एकदम वैसे तो इंडिया के साथ टच कभी ना हो ऐसी चीजें, बट इन केस अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये जो फॉरेन करेंसी है इसका यूज करके देश को बचाने का काम किया जाता है। तो आपको पता है हमारी इमरजेंसी लगी हुई है देश में, तो कई बार आपकी नेशनल इमरजेंसी लगी है या आपका प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ है, लेकिन क्या आपकी कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है, जवाब है नहीं। टचवुड वी डोंट हैव एनी फाइनेंशियल क्राइसिस टिल द डेट। ठीक है, लेकिन इन केस हो जाए तो उसके लिए बेटा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता है जहाँ पे वो सब चीजें होल्ड करके रखता है। पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। द टाइप ऑफ अकाउंट कीप ट्रैक ऑफ द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिजर्व्स एंड सेंट्रल बैंक एसेट दैट आर ट्रांसफर्ड अमंग द नेशंस टू सेटल दैट द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट और सरप्लस। तब जैसे फॉरेन करेंसी रखी हुई है तो इसको सेटल करने के लिए, जैसे मानो कहीं पे भी कभी भी देश को जरूरत होती है उसकी फॉरेन करेंसी की, तो आरबीआई यहीं से कुछ कुछ हेल्प उनकी करता रहता है ऊपर नीचे। ठीक है, बस ये तो हुआ आपका कंपोनेंट्स। इंपॉर्टेंट है क्या, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बेटा, कंपोनेंट को नहीं छोड़ना है। क्या करना है, जस्ट हैव अ रीड ऑफ इट, जितना समझा एक बार और वीडियो देख लेना, मोते लेना। अब आते हैं इसकी तरफ। अब मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखूंगी नहीं, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कारण आता है बेटा, क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आएगा कि अगर डिसइक्विलिब्रियम हो जाए तो उसके क्या कारण है और उसको कैसे ठीक किया जाए। बेटा पहले कारण समझते हैं। पहली बात तो डिसइक्विलिब्रियम समझते हैं, मैंने आपको बताया था अगर डेबिट इक्वल ना हो क्रेडिट के तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसइक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन क्या कारण हो सकते हैं, क्यों डेबिट बराबर क्रेडिट नहीं हो रहा, तो डेबिट बराबर क्रेडिट नहीं हो रहा तो मतलब डेबिट ज्यादा होगा क्रेडिट से, या फिर कई बार क्या होता है डेबिट कम होता है क्रेडिट से, यही दोनों सिचुएशन होती है तभी डिसइक्विलिब्रियम होता है। लेकिन मोस्टली कौन सी होती है, डेबिट ज्यादा होता है, मतलब हमेशा हमारे पास लॉस होता है, सरप्लस बहुत रेयर होता है। क्या कारण होते हैं बेटा, बहुत सारे फैक्टर्स इम्पैक्ट डालते हैं। हमने शायद लास्ट यूनिट में ही पढ़ा था, सेकंड यूनिट में पेस्टल के बारे में, राइट।
वही सारे फैक्टर है जो इम्पैक्ट डालेंगे। उसमें सबसे पहले आपका आता है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में कैसे आएगा बेटा, इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर बहुत सारे डिसइक्विलिब्रियम के टाइप आते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा मेरे बच्चे, इससे आपका शॉर्ट नोट आएगा एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर में सबसे पहला आता है बेटा डेवलपमेंट डिसइक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या होता है, जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज होती है, लेट सपोज हमारे भारत है, तो वो किस पे ज्यादा फोकस कर रहा है, तो आपको पता है कि हाँ जी वो डेवलपमेंट पे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया जा रहा है, किया जा रहा है, पता है आपको, हाँ जी बिल्कुल पता है। तो बेटे सुनो, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा कर देते हो, आप बड़ी बड़ी मशीनरी, जैसे कि हमारे यहाँ एक लेट सपोज दिल्ली में वो बना है, सिग्नेचर ब्रिज बना था अभी कुछ साल पहले, तो वहाँ पे बहुत नई टेक्नोलॉजी, जापानीज टेक्नोलॉजी का यूज करके यमुना नदी के अंदर ऐसे स्तंभ गाड़े गए ताकि आपका जो पुल है वो स्टैंड कर पाए, राइट। तो अब ऐसी चीजें करने में, ऐसे खर्चे करने में आपको नहीं लगता बहुत सारा पैसा जाता होगा और इम्पोर्ट आपका बहुत ज्यादा हो जाता होगा, जिसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम होता है। जवाब है हाँ, ऐसा होता है। तो ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है बेटा साइक्लिक डिसइक्विलिब्रियम। साइक्लिक डिसइक्विलिब्रियम को कैसे समझेंगे, हमको पता है आपका जो एक बिजनेस है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस में बेटे क्या हमेशा सेम चीजें चलती रहती हैं क्या, जी लाइफ में ही नहीं चलती, उसमें कैसे चलेंगी, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये होती रहती है फ्लक्चुएशंस, राइट, बिल्कुल। कई बार क्या आ जाता है, कई बार आ जाता है बेटा बूम पीरियड, कई बार क्या आ जाता है, कई बार आ जाता है डिप्रेशन या रिसेशन, बिल्कुल आता है जी। तो कई बार तो बूम पीरियड होता है तब तो ठीक, लेकिन कई बार बिजनेस साइकिल में ही डिप्रेशन का पीरियड चल रहा होता है। वो कैसे चलता है, बहुत सारे और फैक्टर हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं इसको ऑब्वियसली, पर इंडस्ट्री का अपना भी एक साइकिल चलती रहती है, वो हमेशा ऐसी होती है। तो जब कभी डिप्रेशन होता है तो भी आपका डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है, और कभी बूम होता है तो भी डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, तब क्रेडिट ज्यादा हो जाएगा। हालांकि यूजुअली क्या होता है कि डिप्रेशन से ही डिसइक्विलिब्रियम होता है और हमेशा ट्रेड डेफिसिट हुआ रहता है, ना कि सरप्लस। आगे आते हैं सेक्युलर। बेटा सेक्युलर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूएस का जो डिसइक्विलिब्रियम है वो आपको शायद नहीं पता होगा, बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम अमेरिका भी पता नहीं कितने लंबे समय से फेस कर रहा है, और क्योंकि वो बहुत ही लॉन्ग टर्म से फेस कर रहा है इसीलिए उसका नाम क्या है, सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, डिसइक्विलिब्रियम इन अ कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम due to the secular trend in the economy is known as secular disequilibrium। उसके बाद आता है बेटा स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि जो हमारा भारत है, भारत देश एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आपके दादाजी खेत में गए थे, काम करना था उन्होंने, खेती की थी क्या, जवाब है यस। पिताजी ने की थी क्या, थोड़ी की थी बट की थी। आपने की है क्या, जवाब है नहीं। कारण, अब आप चूंकि जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी ना वो शिफ्ट हो रही है किसकी तरफ, सर्विस सेक्टर की तरफ। प्राइमरी सेक्टर कहाँ शिफ्ट हो रहा है, टर्शरी सेक्टर की तरफ। तो जो ये ट्रांसफर हो रहा है, जो ये शिफ्ट हो रहा है इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, इट कैन ऑल्सो लीड टू दी devastation, to the disequilibrium. Part of structural change in the economy shift from agriculture to the service sector, development of an alternative source of supply, development of the better substitutes, exhaustion of the productive resources, change in the transport route and cost। तो इससे भी आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो है कॉज होता है, और उसकी वजह से भी आपको, क्योंकि जब आप शिफ्ट की तरफ आते हैं तो आपको एग्रीकल्चर में, जैसे पहले हम थोड़े बहुत सीड मंगा लेते काम चल जाता था, लेकिन नहीं, अब सर्विस सेक्टर की तरफ आ गए, अब हमें अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें अच्छे इक्विपमेंट चाहिए, तो इम्पोर्ट बढ़ेगा, और इम्पोर्ट बढ़ने से क्या होता है, आपका डिसइक्विलिब्रियम होता है। दूसरा फैक्टर है आपका, हमने पेस्टल पढ़ा था तो उसमें कौन सा था, पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर क्या होते हैं बेटा, आप बताने की जरूरत नहीं है कि अगर कभी भी सिविल वॉर हो जाए, राइट्स हो जाए, टेररिज्म हो जाए, या एक्सटर्नल वॉर छिड़ जाए, इससे हमारे जो इकोनॉमी है उस पर कितना असर पड़ता है। वी आर नॉट वेरी न्यू विद द वॉर ऑफ ईरान एंड यूएसए, तो इनके फाइट की वजह से किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था बेटा, ये इम्पैक्ट पड़ा था आपके भारत पे। एंड इज इट ओनली ऑन इंडिया, नहीं जी, बहुत सारे और देशों पे भी पड़ा था। कारण क्या था, पॉलिटिकल फैक्टर। तो पॉलिटिकल फैक्टर से क्या हुआ, आपका इम्पोर्ट, आपका तेल महंगा हो गया, इम्पोर्ट महंगा हो गया, बट चलो ठीक है, वो जो भी था। तो इसमें भी आपका अल्टीमेट लीड्स टू द डिसइक्विलिब्रियम। उसके अलावा सोशोलॉजिकल फैक्टर भी होता है बेटा, कई बार क्या होता है, टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं। वी ऑल आर नो, हमारा एक इंडियन कल्चर है, राइट, और एक वेस्टर्न कल्चर है। मैं आपसे पूछूं कि भारत में क्या फॉलो हो रहा है, तो आप बहुत बेझिझक बोल देंगे कि वेस्टर्न कल्चर फॉलो हो रहा है। तो बेटा कारण क्या हो गया, अब ये शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, किस में, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में, फ्रॉम इंडियन कल्चर टू द वेस्टर्न कल्चर। तो पहले कभी ऐसा होता ही नहीं था कि कोई बच्चा बिना लंच के अपने घर से निकले, हमेशा एक डब्बा उनके साथ रहता था, कि ये भी एक जमाना था। और अभी एक ऐसा जमाना है कि कोई लंच लेकर जाता ही नहीं,
रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट कोई केस में लेके जाते हैं ना, नहीं लेके जाते यंगस्टर्स। कारण क्या है? अगेन चेंज इन द हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, राइट। मूविंग अहेड, देयर आर डिफरेंट मेजर्स टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि डिसइक्विलिब्रियम हो क्यों रहा था। डिसइक्विलिब्रियम के हमने क्या पढ़े बेटा? हमने पढ़े कॉज। और अब हम क्या पढ़ेंगे? मेजर टू करेक्ट इट, राइट। यस। क्या मेजर्स हैं बच्चे? दो तरह से मेजर होते हैं। एक तो आपका होता है ऑटोमेटिक, एक होता है एकोमोडेटिंग। देखिए करेक्टिंग मेजर्स के लिए क्या है? एक तो ऑटोमेटिक और एक है डेलिबरेट। डेलिबरेट को हम क्या बोल देते हैं? ये होता है आपका एकोमोडेटिंग। ठीक है जी। क्या मतलब होता है इसका? बेटा आपकी जो भी बीओपी है उसमें लेट्स सपोज जो भी डिसइक्विलिब्रियम आया है, कई बार होता है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। कैसे ठीक हो जाएगा? अब याद करो, मैंने आपको साइक्लिक डिसइक्विलिब्रियम बताया था, राइट। उसमें बूम भी हो रहा था, रिसेशन भी हो रहा था। तो क्या रिसेशन हमेशा रहेगा? बिल्कुल नहीं जी, मूव होती है बूम की तरफ। एक समय के बाद वो फिर अच्छी की तरफ मूव होना शुरू हो जाती है। एंड द मोमेंट इट स्टार्ट मूविंग टू द बूम, अपने आप जो डिसइक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक मेजर। अकोमोडेटिंग क्या होता है कि मुझे दिख ही रहा है कि हो ही नहीं रहा है, फिर आपका आरबीआई जो है ना बेटा, ये करती है एंटर मार्केट में, और ये अपने तरीके से वहां पे चेंज करती है। अब कैसे चेंज करती है? इसके बहुत सारे तरीके हैं जिसको हम मॉनेटरी मेजर्स बोलते हैं। जैसे कि इन्होंने सबसे पहला लिखा हुआ है यहाँ पे मनी सप्लाई मेजर, यहीं से समझेंगे। डेलिबरेट मेजर में पार्ट आता है आपका मॉनेटरी मेजर का। मॉनेटरी मेजर में क्या होता है बेटा? चलिए इसको नीचे ही देख लेंगे यहाँ से, बेहतर रहेगा। जैसे कि हमारे ऑटोमेटिक करेक्शन का मैंने बता ही दिया कि जैसे बिजनेस साइकिल में अपने आप ही ठीक हो जाता है, बूम से रिसेशन से बूम आ जाता है तो उससे वो चीज़ ठीक हो जाती है। डेलिबरेट मेजर में सबसे पहला आता है बेटा देखो मॉनेटरी मेजर। मॉनेटरी मेजर में सबसे उसमें भी एक पार्ट है, क्या है? मनी सप्लाई को रिडक्शन या एक्सपेंशन। अच्छा, एक्सपेंशन और रिडक्शन दोनों क्यों लिखें? क्योंकि कई बार डेबिट ज़्यादा होता है क्रेडिट से, कई बार क्रेडिट ज़्यादा होता है डेबिट से, तो उसको ठीक करने के लिए मनी सप्लाई। बेटा मनी सप्लाई से क्या समझते हैं आप? यहाँ देखेंगे, मनी सप्लाई का मतलब है मनी इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक और पीपल, राइट। मनी लोगों के हाथ में कितनी है उससे डिसाइड होगा कि ये जो आपकी मनी सप्लाई कैसी रहेगी, राइट। अब इसमें आप देखेंगे कि अगर आपका डिसइक्विलिब्रियम डेबिट ज़्यादा हो रखा है तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मनी सप्लाई, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मनी सप्लाई करेंगे। और अगर ये कम हो जाएगा तो आप कम कर देंगे उसको, राइट। तो ये दो तीन तरीके होते हैं।